कि भाई दिशा उसको बादाम खाना है तो बादाम पहाड़ माइंस याद आ जाएगा ना, बादाम दिशा, ठीक है, क्योंकि उसको सुंदर दिखना है। सुंदर क्यों? कि भाई बादाम में हम देखेंगे जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो नट्स वगैरह खाने चाहिए अपन को। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहली बात है मिनरल्स यानी कि खनिज होते क्या हैं। तो मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका स्रोत जैविक या अजैविक हो सकता है, जिसकी रासायनिक तथा भौतिक विशेषताएं निश्चित होती हैं। तो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरली जो मिलता है, वो ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है वो, ठीक। इट इज़ अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यह एक समरूपी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी आंतरिक संरचना परिभाष्य होती है, डिफाइनेबल होती है, कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, किस तरीके की इसमें बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो सारा चीज़ डिफाइंड होता है किसी भी मिनरल का। मिनरल आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और जो ऊर्जा खनिज होते हैं। अब धात्विकों की अगर बात करेंगे यानी कि मेटालिक की बात करेंगे तो मेटालिक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस वो होते हैं जिनमें कि आयरन की कुछ ना कुछ हमें क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो आयरन खुद हो गया इसमें, ठीक है, लौह धात्विक में। मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे फेरस में आते हैं क्योंकि इनमें आयरन का कंटेंट होता है। अब आयरन में तो आयरन का कंटेंट होगा ही, मैंगनीज में भी होता है, निकल में भी होता है और कोबाल्ट में भी होता है। नॉन फेरस यानी कि अलौह धात्विक, जिनमें कि बिल्कुल भी आयरन का कंटेंट नहीं होता, जैसे कि कॉपर, लेड, टिन और बॉक्साइड। और अगर हम प्रेशियस में बात करेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब आपके प्रेशियस यानी कि बहुमूल्य जो खनिज होते हैं उनमें आते हैं ये। नॉन मेटालिक की बात करते हैं। नॉन मेटालिक में आपका मीका आता है, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। मेटालिक वो हैं जिनमें कुछ ना कुछ मेटल कंटेंट है, यानी कि कोई ना कोई मेटल है, ये कुछ ना कुछ मेटल कंटेंट है। अब मेटल्स आपको अभी हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन मेटल्स इतना तो आपको पता होगा, आयरन, कॉपर, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो वो है मेटालिक मिनरल, जिनमें एक तो वो हो गया जिनमें आयरन का कंटेंट है, एक जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं है, तीसरे वो जो कि काफ़ी बहुमूल्य हैं, प्रेशियस हैं। देन नॉन मेटालिक, जिनमें कोई मेटल का कंटेंट नहीं है। तो इसमें है सबसे पहले मीका, जिसको हम अभ्रक बोलते हैं, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे आपके नॉन मेटालिक मिनरल हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायमंड को आप कहाँ पे रखेंगे, वेयर वुड यू कीप द डायमंड। देन एनर्जी मिनरल्स में आते हैं हमारे, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस यानी कि जो प्राकृतिक गैस है, ये किस में आएंगे, आपके एनर्जी मिनरल्स में आएंगे। इनसे ऊर्जा बनाई जाती है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। तो डायमंड ध्यान रखिएगा, डायमंड की अगर बात करेंगे नॉन मेटालिक होता है वो, ये नॉन मेटालिक होगा क्योंकि इसमें कार्बन होता है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया आर फाउंड इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ज़्यादातर जो भारत में खनिज हैं वो आपको प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलेंगे। ओवर 97% यानी 97% से भी ज़्यादा कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन दी वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी, ठीक है। तो दामोदर रिवर कुछ यहाँ से आती है, दामोदर रिवर कुछ इस तरीके से आती है, सोन कुछ यहाँ से जाती है, ठीक है, सोन यहाँ से जाती है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी महानदी, ठीक है, फिर नीचे आपको देखने को मिलेगी गोदावरी। तो ये जितने अगर हम देखें तो जितने भी कोल रिजर्व्स हैं वो आपको 97% इन्हीं रिवर वैलीज में आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात, मुंबई हाई, ऑफशोर इन दी अरेबियन सी। तो जो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो सेडिमेंट्री बेसिन है, एक तो असम का हो गया, असम में आपको देखने को मिलेंगे। अभी वो हम देखेंगे पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, एक एक करके भी हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज occur to the east of a line linking Mangaluru and कानपुर। मंगलुरु कहाँ है, यहाँ पे कर्नाटक में है ये, ठीक है, एंड कानपुर तो आपको बताइए कहाँ है। तो इसके जो ईस्ट में जितना पार्ट है वहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मंगलुरु एंड कानपुर। तो ये क्या है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट बन के पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फेरस मिनरल्स पे आते हैं। सबसे पहले आयरन ओर और मैंगनीज, ठीक है, ये इन दोनों के बारे में हमें मेजरली पढ़ना है कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है, मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें।
पहले बात करते हैं आयरन ओर की। सो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो डिफरेंट ओर होती हैं किसी भी मेटल की। अब ओर क्या चीज़ होती है? ओर होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा तो है नहीं कि आयरन सीधे नीचे पड़ा हुआ है, आयरन रॉड पड़ी हुई है, आयरन का एक गेट पड़ा हुआ है, तुमने गेट घर में लगवा लिया, ऐसा तो है या नहीं। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जिसमें कि मेटल भी होता है और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी जिनको कि हम गैंग के नाम से जानते हैं। गैंग क्या है? जो उस मेटल में या फिर उस ओर में मेटल के अलावा जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम गैंग बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज गैंग। तो और ये चीज़ होती है, तो और से वो बाद में रिफाइनिंग होती है जिसको मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए और का मतलब क्या होता है। तो और का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस भी रॉक में हमें जहाँ पर मेटल मिल रहा है उसके साथ साथ जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी मिला के वो उसको ओर बोलते हैं। तो ओर का एक्सट्रैक्शन होता है, ओर पहले निकाली जाती है, देन उससे मेटल को रिफाइन किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट ओर्स होती हैं आयरन की, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो उसमें से मैग्नेटाइट जो है ये फाइनेस्ट आयरन ओर है। फाइनेस्ट आयरन ओर का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आयरन कितना? लगभग 70%, अप टू 70% आयरन होगा उसमें। हेमेटाइट थोड़ा सा कम होता है, 50 to 60% होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके। In 2018-19, almost entire production of iron ore came from the state of Odisha, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। 2018-19 में अप्रॉक्सीमेटली एंटायर जितना भी आयरन ओर का यहाँ पर देखने को मिला प्रोडक्शन, वो इन 4 राज्यों से आया: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। तो आप देख सकते हैं ये जो उड़ीसा झारखंड वाला एरिया, ये छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है आपका, जिसको कि हम रूट स्टेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल रिच रीजन है। तो अब आपको दिख रहा है कितना मिनरल रिच रीजन है। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तो खैर इधर है, लेकिन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वो तो सब यहीं पे आते हैं ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू है फिर उसके आसपास, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, देन छत्तीसगढ़ में और देन कर्नाटक में। रिजर्व्स की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा इज एट द टॉप। उड़ीसा इज एट द टॉप अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, वो भी दोनों सेम स्टेट हैं आपके। मोर देन 72% ऑफ मैग्नेटाइट डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन कर्नाटक। यानी कर्नाटक में जो ज़्यादातर आयरन और मिलती है वो मैग्नेटाइट मिलती है। जो कर्नाटक में हमें आयरन देखने को मिलता है वो मैग्नेटाइट नेचर का होता है, मतलब कि 70%, मतलब कि वो हाई ग्रेड आयरन होता है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 मेजर आयरन और बेल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए जहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं ये? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर बेल्ट है उड़ीसा झारखंड। देन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो ये वाला एरिया है जहाँ छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर आ रहा है। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हो गया ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो गया, और ये हो गया बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुर तुमकुर बेल्ट, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और अभी हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर कर्नाटक में वो कैसे नेचर के हैं, वो मैग्नेटाइट नेचर के हैं। तो 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं जहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलेगा। अपने मैप पे आप आंख बंद करके लोकेट करो कि एक तो उड़ीसा वाला राज्य हो गया, उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र हो गया, देन आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तो दुर्ग कहाँ पड़ता है? दुर्ग बस्तर। बस्तर तो नक्सलवाद के लिए काफ़ी जाना भी जाता था पहले। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट ये आपका छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न, बिल्कुल ईस्टर्न एमपी महाराष्ट्र में होगा, आपको देखने को मिलेगा। देन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो जाएगा, एंड देन बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुर तुमकुर बेल्ट, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं एक एक करके जो बेल्ट हैं उनको देखते हैं कि किस बेल्ट में कौन सी जगह है जहाँ पे ये देखने को मिलते हैं आयरन ओर के रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो हम आ रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा झारखंड वाली बेल्ट पे। तो झारखंड में सिंहभूम रीजन है आपका नोआमुंडी और गुआ। नोआमुंडी और गुआ क्या है? ये माइंस हैं, ये आपकी खान है। ये खान कहाँ मिलेंगी? ये सिंहभूम में आपको देखने को मिलेंगे खान, नोआमुंडी और गुआ। याद रहेगा नोआमुंडी और गुआ कहाँ है? ये आपके झारखंड में सिंहभूम जो जगह पड़ती है वहाँ पर। उड़ीसा रीजन में अगर बात करेंगे सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, केंदुझार है और गुरु महसानी है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार और गुरु महसानी। उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी बादाम पहाड़ माइंस। बादाम पहाड़ जो माइंस है वो आपको उड़ीसा में देखने मिलेंगी। ठीक है, बादाम पहाड़ की जो खाने हैं। क्लियर? तो ये जो रीजन है सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार, गुरु महसानी, ये आपके रीजन है अगर हम बात करें उड़ीसा में। और ये माइन का नाम है जो है बादाम पहाड़। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, दिशा जो लड़की है वो बादाम खा रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको सुंदर होना है। क्यों? क्योंकि उसको मयूर से शादी करनी है। और ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा उसको बोला है। और वो बादाम रखती कहाँ है? जार में रखती है। याद हुआ?
तो भाई उड़ीसा से ये सारे ऐसे आप करके याद कर सकते हैं कि भाई दिशा, उसको बादाम खाना है तो बादाम पहाड़ माइंस याद आ जाएगा ना, बादाम दिशा, ठीक है। क्योंकि उसको सुंदर दिखना है। सुंदर क्यों? कि भाई बादाम में हम देखेंगे जब भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो नट्स वगैरह खाने चाहिए अपन को। तो सुंदर बनना था उसको, क्योंकि मयूर से शादी करनी थी, और ऐसा उसको उसके गुरु ने बोला था। तो गुरु महसानी, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रहेगा। अब आते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ दो याद करनी है सिर्फ, दिल्ली। मैं कुछ रिलेट तो करना चाह रहा था लेकिन रिलेट नहीं करूँगा, लोग बुरा मान जाएंगे। दिल्ली राजहारा और बैलाडीला, ठीक है। तो दिल्ली राजहारा और बैलाडीला, ये दो याद करनी है आपको छत्तीसगढ़ में। दिल्ली राजहारा और बैलाडीला, सिर्फ दो बस, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। दिल्ली राजहारा और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, ओके। महाराष्ट्र गोवा में आते हैं, तो गोवा में बस एक जगह याद करनी है, मुरमुगांव। पोर्ट की यहाँ पर बात करें तो पोर्ट, ये मुरमुगांव पोर्ट है। और ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन बना था ये एसएससी स्टेनो एग्जाम में, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें, कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आयरन ओर का कौन है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आयरन ओर का, वो आपका मुरमुगांव पोर्ट ही है, आयरन ओर का। देन हमारा 4th नंबर पे आते हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे मैंगलोर है, कुद्रेमुख है, बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन याद करो किसके लिए फेमस थी, है कल ही पढ़ाया था। कुद्रेमुख हो गया, ठीक है। देन बेल्लारी हो गया, ठीक है। केमनगुंडी हो गया, और शिवमोगा हिल्स हो गई। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? ये सब आपको देखने को मिलेंगी कुद्रेमुख। मुख मतलब मुंह, कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स। तो ये जो घोड़े होते हैं उसके मुंह की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख है। ये कहाँ पर पड़ती है? चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। कुद्रेमुख जो है ना, वो चिकमंगलूर में पड़ती हैं, चिकमंगलूर, जो कि कर्नाटक में। चलिए अभी आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स पे। तो नॉन फेरस में आएगा जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब देखना है हमें। तो सबसे पहले आते हैं कॉपर। तो फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु यही है, कॉपर। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चैल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे। चैल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर एज। तो पहला मेटल ही यही था जो डिस्कवर हुआ था बाय ह्यूमंस। बालाघाट माइंस जो मलज खंड में पड़ती है मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइंस इन झुंझुनू एंड अलवर रीजन इन राजस्थान, ये फेमस है कॉपर के लिए। कौन सी? तो मलज खंड पड़ती है जगह मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बालाघाट की खान है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। खेतड़ी खान है, खेतड़ी माइंस है कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान के झुंझुनू में। और जो अलवर क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे कॉपर के डिपॉजिट्स। और झारखंड में अगर बात करेंगे तो सिंघभम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड में सिंघभम है, और हजारीबाग है। हजारीबाग भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में। याद करो हमने देखा था कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू था वो इवन छोटे छोटे दो तीन प्लेट्यू से मिल के बना था, जैसे रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक हो। तो सिंघभम ध्यान रखना है और हजारीबाग ध्यान रखना है झारखंड में। बाकी अगर बात करेंगे तो खेतड़ी है झुंझुनू में, अलवर रीजन है राजस्थान में, ये मध्य आपका राजस्थान में पड़ेगा, मलज खंड है मध्य प्रदेश में, और खेतड़ी माइंस है आपकी कहाँ पे? झुंझुनू में, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बालाघाट माइंस है एमपी में। अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम की जो प्राइमरी ओर है, जहाँ से अयस्क, जहाँ से हमें देखने को मिलता है, जहाँ से डिराइव किया जाता है एल्यूमिनियम को, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम मेटल की। इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बिकॉज इट ऑफ इट्स लाइट वेट। इसको हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इतना हल्का होता है कि इसको हम एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ करते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन दी अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक के पठार में, मैकाल हिल्स में, एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है। एक तो अमरकंटक के प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैकाल हिल्स, तो यहीं पे मैकाल हिल्स में अमरकंटक, और यहीं पर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। जो प्लेट्यू है बिलासपुर कटनी, बिलासपुर कटनी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अभी यहीं पे तो मालगाड़ी वो लड़ी है उससे, किससे? जो पैसेंजर ट्रेन है उससे, बिलासपुर में 8 लोगों की डेथ हुई। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया में उड़ीसा है, ठीक है। अब उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो पंचपटमाली डिपॉजिट है, कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ पर कालाहांडी जगह पड़ती है। कालाहांडी करके कोई गाना भी आई थिंक है ना, वो सैफ अली खान है उसमें। कालाहांडी आदि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन दी उड़ीसा। तो पंचपटमाली याद रखना है और कालाहांडी याद करना है। पंचपटमाली और कालाहांडी कहाँ पर? उड़ीसा में। किस लिए? एल्यूमिनियम के लिए। पंचपटमाली, कालाहांडी, पंचपटमाली, कालाहांडी, उड़ीसा में ही है, ठीक। बाकी जो मैकाल हिल है अमरकंटक वाला, जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है, वहीं और चले जाओगे आगे तो बिलासपुर कटनी पड़ जाएगा, यहीं किनारे ही, ठीक है, एकदम किनारे ही। तो बिलासपुर कटनी ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है।
उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओवरऑल वर्ल्ड में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया है, और काफ़ी लाइट वेट होता है, तो एयरक्राफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सोने में, गोल्ड पे। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में चाइना है, देन ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पर इंडिया में बात करेंगे तो इट इज़ कर्नाटक। ध्यान रखेंगे रिजर्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। सरप्राइजिंग हो सकता है, बिहार में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं सोना है भारत में तो बिहार में है। लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज़्यादा, वो कर्नाटक करता है। कोलार गोल्ड फील्ड हैं जो अभी बंद हो चुकी हैं, हुट्टी गोल्ड फील्ड हैं जो चालू है। KGF जो मूवी है, KGF वो इसी पे बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी गोल्ड फील्ड। ये कहाँ पर है, तो हुट्टी आप देख सकते हैं, हसन जगह पड़ती है कर्नाटक में, ये भी फेमस है इसके लिए। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक होता है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है आपका ये गोल्ड। ये एक सिस्टम ऑफ रॉक से यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो गोल्ड आपको ध्यान रखना, ये गोल्ड का आपको जो ये रेड से मेंशन है, ये गोल्ड है आपके। हुट्टी हो गया, धारवाड़ हो गया, हसन हो गया। ओके, रिजर्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। आंध्र प्रदेश में आपका रामागिरी करके जगह पड़ती है, आप देख सकते हैं रामागिरी। और ये जो कोलार दिख रहा है ये आंध्रा में नहीं, कर्नाटक में है, बॉर्डर में। ठीक है, लेकिन है वो कर्नाटक में। अभी बंद है KGF मतलब कोलार गोल्ड फील्ड जो है। तो ये सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन बिहार रिजर्व्स के मामले में टॉप पे है गोल्ड में। देन आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स पे, अधात्विक जो खनिज हैं। इसमें आता है आपका अभ्रक यानी मिक्का, लाइमस्टोन और डायमंड। तो मिक्का पे आते हैं सबसे पहले, अभ्रक जिसको बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। मिका एक नॉन मेटालिक मिनरल है, मतलब कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए आप देखोगे स्विचेस बनाने में या इवन जो हम प्रेस करते हैं, आयरन जो होती है, टोस्टर्स वगैरह, वहाँ पर मिका का यूज़ किया जाता है। बिकॉज ये बहुत हाई वोल्टेज को बियर करने का पावर रखता है, पावर लॉस इसमें कम होता है, एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इंसुलेटर भी है, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हीट को ज़्यादा पास ऑन नहीं होने देता, हीट को कंजर्व करके रखता है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हाई वोल्ट मतलब जितने हाई वोल्टेज को बेयर करने की पावर रखता है। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक ही ये सीमित नहीं है, इवन लड़कियाँ भी इसका आप यूज़ करती हैं, मतलब उनको पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो करती हैं। मैं बताता हूँ कहाँ करती हैं लड़कियों ने भी इसको यूज़ किया होगा, लिपस्टिक में, बहुत सारी लिपस्टिक में शाइनी लुक देने के लिए। अगर आप देखो तो ये क्या होता है ना, इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है टूटता बड़ी जल्दी है, ये मतलब बड़ी जल्दी ये निकलता है, टूटता है, क्लीवेज बोलते हैं उसको ज्योग्राफी में। तो ये जो पर्टिकुलर आप देखो ध्यान से, वैसे तो पता नहीं उतना लग रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही शाइनी होता है। तो लिपस्टिक में, वो आई शेडो आजकल चलते हैं बहुत, उनमें भी यूज़ होता है, आई शेडोज़ में। इवन जो फिलर्स आते हैं, फिलर्स में भी यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, क्योंकि शाइनी लुक देते हैं। एंड यू नो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिका का। आप ये मान लो 60% जो पूरे वर्ल्ड का मिका है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोडरमा जो गया हजारीबाग बेल्ट है झारखंड का, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, आप ध्यान से सुनो, ठीक है, मिका का, झारखंड का। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना, तो इट इज़ आंध्र प्रदेश जो टॉप पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। नेल्लौर, ठीक है, नेल्लौर मिका बेल्ट, आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, देन झारखंड में और राजस्थान। तो ये 3 राज्य हैं जो ऑलमोस्ट, जैसे अभी मैंने बताया, भारत सबसे टॉप नंबर 1 पे है मिका प्रोडक्शन के मामले में। उसमें भी आप मान के चलो ज़्यादातर ऑलमोस्ट पूरा इन्हीं 3 राज्यों से आता है, आंध्रा, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, जिसमें टॉप में आपका आंध्र प्रदेश है। देन आते हैं लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कास्ट टोपोग्राफी वो टोपोग्राफी है जो कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म की वजह से बनती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर की लैंडफॉर्म की वजह से बनती है। तो वो कहाँ बनती है? जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक होती है, जैसे लाइमस्टोन हो गई, जैसे डोलोमाइट हो गई, याद आया, जो मेडिटेरेनियन या फिर एड्रियाटिक सी के पास हमें जो सॉफ्ट रॉक देखने को मिल रही थी वहाँ पर। तो सेडिमेंट्री रॉक है, फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है? लाइम की ज़रूरत पड़ती है, लाइम की, चूने की, स्ट्रेंथ देने के लिए, सीमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि पानी पड़े और उसमें स्ट्रेंथ आए। तो वो एक्चुअल में इसी लाइमस्टोन से निकल के आता है। तो ये एक बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश इज़ दी ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस डायमंड। पन्ना जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है पता है?
जो भी कलिंजर के पास पड़ती है। और तुम बोलोगे लेकिन है कलिंजर के पास ही है। बुंदेलखंड जो रीजन है, अगर आपको याद हो, मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू ये था, सॉरी मालवा प्लेट्यू था, मेवाड़ या मारवाड़ यही था, मालवा ये था, बुंदेलखंड था, ये बुंदेलखंड था, और ये बघेलखंड था। तो ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, पन्ना वाला जो क्षेत्र है आपका। तो अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ऊर्जा के स्रोतों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और अपरंपरागत जो है वो नॉन कन्वेंशनल है। अब ये क्या है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल? तो जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहे हैं एनर्जी के सोर्सेज, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल, और जो अभी रिसेंट में ट्रेंड में आए हैं उनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब कन्वेंशनल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फायरवुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ड्राई डंक। मतलब इतना तो खैर क्लासिफिकेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल होंगे, कौन से नॉन कन्वेंशनल होंगे। डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। जो बहुत पहले से यूज़ आते हैं, जैसे कोयले से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बहुत पहले से, पेट्रोलियम, ये सब बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है। या फिर जो हम फायरवुड भी यूज़ करते हैं, या ड्राइड डंग जो सूखा हुआ, नहीं वो कंडे, जो हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, आप क्या पता नहीं, कहीं कहीं उपले ऐसे शायद बोलते हैं, उपला वगैरह, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं। उपला वो जो गोबर से नहीं वो बनाया जाता है, फिर वो जलाया जाता है, खाना वाना बनता है चूल्हे में। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज अगर बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल में जो भी रिसेंट में ट्रेंड में है, जैसे कि सोलर एनर्जी आजकल ट्रेंड में है, टाइडल है, विंड है, फ्रॉम अर्बन वेस्ट है, बायो एनर्जी है, ओके। इवन आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी देख लेते हैं। ये तो ऑन द बेसिस है कि हम कब से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं सो इट वुड बी कन्वेंशनल, और अभी रिसेंट में ट्रेंड में आया तो इट वुड बी नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब वो कितनी जल्दी रिप्लेनिश होता है, कितनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होता है, उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दे कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड, यानी कि जो रिन्यूएबल होते हैं इनको बड़ी जल्दी रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल मतलब फिर से आ सकते हैं, ये फिर से वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे रिन्यूएबल में, तो विंड हो गया, हवा, सोलर हो गया। अब ऐसा तो है सनलाइट अगर हमने यूज़ कर ली, अगर हमने सनलाइट यूज़ कर ली तो बस ख़त्म, सनलाइट यूज़ कर ली हमने, क्योंकि यूज़ कर ली तो सनलाइट कम हो गई, ऐसा तो है नहीं। नहीं भी करते तो भी वो वेस्ट ही हो रही थी। तो तुमने क्या किया, सोलर पैनल लगा लिए, जैसे कि भारत सरकार की स्कीम भी चल रही है सोलर पैनल वाली, है ना, पीएम कुसुम। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी इजीली रिसाइकल्ड एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म वंस एग्जॉस्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इतने स्कार्स हैं कि अगर आप इनको बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बनने में तो सालों लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हो सकता है जो तुमने एक मिनट में खर्च कर, या फिर तुमने एक घंटे में कहीं से कहीं ड्राइव करने के लिए तुमने पेट्रोल जो यूज़ कर लिया, वो हो सकता है पूरा मिलियंस साल, लाखों साल लगे उसको बनने में। तो टाइम लगता है बनने में, लेकिन एग्जॉस्ट जिस रेट से हम कर रहे हैं उस रेट में फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अब क्या है, धीरे धीरे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल वगैरह में, इसलिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट कर रही है। इसीलिए वो क्या कर रही है, एथेनॉल को प्रमोट कर रही है ना। कोल पे आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। कोल इज ऑल्सो नोन एज दी बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन क्यों, मतलब धूप को दफना दिया है, दफनी हुई धूप है। ये क्या है, मतलब दफन धूप, मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो कोयला दिख रहा है ये बना कैसे होगा। तो जो भी हमारे जीवाश्म होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये सब, तो जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जब ये सब मर जाते हैं, ठीक है, तो भरी होते हैं, मिट्टी का पार्ट बनते हैं, और कुछ जो है नीचे डीप डाउन जाते जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था सेडिमेंट्री जो रॉक होता है, अवसादी जो चट्टान होती है, वो लेयर के फॉर्म में होती है और उसमें हमें फॉसिल देखने को मिलता है। तो वो जब बहुत सालों तक इसी तरीके से ट्रैप्ड रहता है, ठीक है, ट्रैप्ड रहता है, तो धीरे 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 हीट और प्रेशर में वही कोयला बन जाता है। बाद में यही जो है कोयला बन जाता है। और वो कैसे बना होगा वो पेड़ पौधा, तो वो उसने सनशाइन से बना होगा। सनशाइन से कैसे, उसने सनलाइट से अपना खाना बनाया होगा, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। तो इसीलिए इसको बरीड सनशाइन बोल देते हैं। इसको ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना या काला हीरा भी बोलते हैं। इन इंडिया कोल इज़ मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है भारत में, वो भारत में कोल है। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना में आपको देखने को मिलेगा, अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज, जो कि 200 मिलियन साल पुराना गोंडवाना, और एक टर्शरी डिपॉजिट है जो कि सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स एगो, सिर्फ 55 मिलियन बोल रहा हूँ, देख रहे हो,
मिलियन में, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो कितना हुआ? 5.5 करोड़। सिर्फ 5.5 करोड़ साल पुराना है। तो समझ रहे हो कि कितना टाइम लगता है इनको बनने में। और क्योंकि ये 55 मिलियन है, यानी नया बोलेंगे इसको, और वो 200 मिलियन है, पुराना है, तो गोंडवाना वाला जो है वो अच्छा होगा, टर्शियरी वाला उतना अच्छा नहीं होगा। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल, मेटलर्जिकल कोल, आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो। ये हैं कोल फील्ड। कहाँ पड़ता है ये? कहाँ पड़ती हैं? गेस करो कहाँ पर पड़ती हैं जगह? ये झारखंड में। हूटर, औरंगा, करनपुरा, चंद्रपुरा, जयंती, झरिया, धनबाद, गिरिडीह, देवगढ़, ये सब पड़ते हैं झारखंड में। रानीगंज नहीं है, ध्यान रखना। रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो हूटर, औरंगा, साउथ करनपुरा, चंद्रपुरा, गिरिडीह, झरिया, जहाँ से झारखंड, धनबाद, बोकारो, देवगढ़, ये सब कोल, बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है ये। कहाँ पे? झारखंड में। तो ये ध्यान रहेगा। बाकी भी हम देखते हैं, जैसे ये है आपका कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़। तालचर और इब ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में तालचर और इब ध्यान रखना है। तो सब याद रखो ना रखो, लेकिन कुछ ये वाले याद करो जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो झरिया याद करो, बोकारो, धनबाद जो नहीं लिखा है वो याद करो, बोकारो, धनबाद, ठीक है। और बाकी एक बार देख लो, झरिया मत भूलना, वेस्ट बंगाल में रानीगंज मत भूलना,